जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बेसिक एडवोकेट का वीडियो नंबर ये 9वां है और आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि सब लोग को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, कचहरी, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, ये तीन ऐसी जगह हैं जहां अपने लाइफ में हर एक व्यक्ति को कभी न कभी जाना पड़ता है, या अपने लिए या खुद के लिए। तो वही अगर बात आता है पुलिस स्टेशन की, तो वहां पर आदमी थोड़ा डर जाता है। ठीक है, और डरे क्यों ना, क्योंकि पुलिस का खौफनाक चेहरा हमारे सामने आता है। हम जो मूवी वगैरह हम देखते हैं, पुलिस किस तरह से पीटती है, तो वो कहीं ना कहीं वो सही दिखाता है जो पुलिस पीटती है। तो इसके वजह से आदमी बहुत डर जाता है। और अगर बात वही केस मुकदमा के बारे में हो जाए, तो वहाँ पर आदमी का टाइम इन्वेस्ट होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम इससे दूर ही रहे तो सही है, हमको 10 दिन बुखार आ जाए लेकिन 10 दिन हम कोर्ट का चक्कर ना काटें। ठीक है, तो पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के वीडियो में, वो टॉपिक हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी की धारा 154 के बारे में कि सीआरपीसी की धारा 154 क्या कहती है। एफआईआर पे ये धारा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है एफआईआर न लिखने का कारण। अगर पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति जाता है अपना एफआईआर लिखाने, तो एफआईआर पुलिस वाले नहीं लिखते हैं, तो उसका कारण क्या है, एफआईआर न लिखने का कारण। तीसरा जो टॉपिक है, अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तब उस कंडीशन में कोई व्यक्ति क्या करे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गया है पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने, या पुलिस वाले मना कर रहे हैं या एफआईआर नहीं लिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई नियम हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। चौथा है, अगर किसी भी व्यक्ति को झूठे एफआईआर में फंसा दिया गया है, तब उस एफआईआर से वो व्यक्ति कैसे बरी होगा। या यूं कहें कि अगर झूठे एफआईआर में वो व्यक्ति फंस गया है, तब अब उसको अगला स्टेप क्या उठाना चाहिए कि वो बरी हो जाए, निर्दोष साबित हो जाए। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट ये पुलिस बनाती है। छठवां जो हमारा टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल क्या होता है, जिसे अग्रिम जमानत भी कहते हैं। ये दोनों बेलों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में भी पीछे आगे मतलब वीडियो में। सातवां क्या है, एफआईआर लिखने का 9 के फार्मूला। अगर हम खुद से एफआईआर लिख कर लेकर जाएं और थाने में दे दें कि हमारा ये एफआईआर है, आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो हम खुद से अपने हाथ से कैसे लिखेंगे, उसका एक 9 के फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। और आठवां और लास्ट है, ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें। अगर किसी भी व्यक्ति का एफआईआर नहीं होता है, तो वो ऑनलाइन नेट के माध्यम से भी एफआईआर कर सकता है। यूपी पुलिस को अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे अपनी बात करते हैं, जिसका पहले टॉपिक का नाम है सीआरपीसी की धारा 154। तो सीआरपीसी की धारा 154 क्या कहती है। देखिए, जब आप सीआरपीसी का बुक पढ़ेंगे, उसमें अध्याय 12 पढ़ेंगे, तो अध्याय 12 में भी एक धारा है 154। तो 154 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध का इत्तला देने जाता है, संज्ञेय अपराध का इत्तला देने जाता है, या कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने जाता है, तो पुलिस वाले का ये कर्तव्य है, उसमें जो पुलिस अधिकारी है, कि उनका एफआईआर शीघ्र ही दर्ज किया जाए। और दर्ज करने के बाद अगर वो संज्ञेय मामला है, यानी कि मतलब कि बड़ा क्राइम है, संगीन अपराध है, तो तुरंत उस पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया जाए और जो आरोपी है उसे अरेस्ट कर दिया जाए। ये पुलिस के द्वारा होगा। तो एफआईआर लिखाने का जो हमारा अधिकार है वो कहा है सीआरपीसी 154 में, कि हर एक व्यक्ति के साथ जिसके साथ गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, वो जाकर एफआईआर लिखा सकता है। और एक कंडीशन इसमें है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उस जाकर एफआईआर लिखा सकता है। ये नहीं कि जिसके साथ क्राइम हुआ है वही एफआईआर लिखा है। एक कंडीशन इसमें और है, जो व्यक्ति एफआईआर लिखा रहा है उसको अगर पूरा ज्ञान नहीं है एफआईआर का कि कौन कांड कैसे कैसे हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी पता है तब भी वो बता सकता है। ठीक है, और देखिए, कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ के अगर कोई महिला एफआईआर लिखाने जाती है, तो वहाँ पर महिला पुलिस ही एफआईआर लिखेगी, जेंट्स पुलिस उसका एफआईआर नहीं लिखेंगे। किसी थाने में महिला पुलिस नहीं है, तो वहाँ पर महिला पुलिस बुलाई जाएगी। अगर बहुत अर्जेंट है, एफआईआर लिखना है, तो वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही मामलों में। ठीक है, जैसे झगड़ा या मारपीट का मामला हुआ तो वहाँ पर पुलिस ही लिख देंगे। लेकिन अगर कोई महिला एफआईआर लिखाने गई, अगर मामला रेप का है या छेड़खानी का है या स्त्री लज्जा भंग करना, कुछ ऐसे शारीरिक मामले हैं, या ब्याह के बाद, शादी के बाद जो भी हस्बैंड और वाइफ में कोई अगर लफड़ा वैसा हो गया है, तो ये सब जो एफआईआर लिखेगी वो महिला पुलिस ही एफआईआर लिखेगी। ठीक है, देखिए, अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो आपको एक एफआईआर कॉपी भी मिलेगा। ये मुफ्त है, एफआईआर लिखाना
मुफ्त है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। उसका एक कॉपी भी वो देंगे, ठीक है, FIR का एक आपको कॉपी मिलेंगे, ठीक है। अगर आप FIR लिखा रहे हैं तो एक बात आप देखिए कि उस FIR पर क्या होना चाहिए, उस पुलिस स्टेशन का मोहर होना चाहिए और जो थानाध्यक्ष उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। और देखिए एक कंडीशन इसमें और बन सकता है, अगर कोई व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो मुंह से बोल के मौखिक रूप से अगर FIR लिखाना चाहता है तब भी वो FIR लिखा सकता है। वो अपना बोलेगा, जो भी उसके साथ क्राइम हुआ है वो बोलेगा, और सामने वाला जो पुलिस अधिकारी होंगे उनका FIR नोट करेंगे। FIR नोट करने के बाद एक बार पढ़ को क्या सुनाएंगे उसे कि आपने क्या क्या लिखाया है। वो पुलिस वाला अपने से कुछ नहीं ऐड करेगा, जो आप बताएंगे वही लिखेगा। उसके बाद आपको पढ़ के सुनाएगा। अगर आपको सही लगे तो आप उस पर हस्ताक्षर करिए, अन्यथा आप उसमें संशोधन करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक रहा जो कि CRPC की धारा 154 हमको कहती है, ये हमारा अधिकार है कि हम FIR लिखा सकते हैं, चाहे मामला संगीन हो या असंगीन हो। अभी आगे हम और बात करेंगे संगीन असंगीन के बारे में। दूसरा क्या है, पुलिस FIR न लिखने का क्या कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस FIR नहीं लिखती, तो उसका कारण क्या है। पहला कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से ये तात्पर्य, कोई मान लीजिए अच्छा पर्सनालिटी है, बहुत पहुंच वाला है, थाने में उसके बहुत ज़्यादा पहुंच है, और कोई व्यक्ति है जो कि उस पर FIR लिखा रहा है, तो वहाँ पर FIR दर्ज नहीं करते पुलिस वाले। हो सकता है पुलिस वाले ये सोचे कि ये मतलब अच्छा व्यक्ति है या बहुत इसके पास पहुंच है, और इस पर झूठा आरोप लगा दिया जा रहा है, इस वजह से भी वहाँ पर FIR नहीं लिखा जाती, भ्रष्टाचार के वजह से। दूसरा है कि अगर पुलिस को ये पता हो कि जो सामने वाला व्यक्ति FIR लिखा रहा है ये झूठा FIR लिखा रहा है, फर्जी FIR लिखा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर FIR लिखा रहा है, उस केस के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को पहले से ही पता हो, तब भी वो FIR लिखने से इनकार कर सकती है, ठीक है। और एक कारण और हो सकता है कि मामला बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ मामला हो, तो वहाँ पर भी पुलिस FIR लिखने से मना कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं, लेकिन कर सकती है। एक कंडीशन और बन सकता है, किसी भी थाने में अगर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे उस थाने में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है, ऑलरेडी पुलिस पर बहुत ज़्यादा ओवरडोज है, वो सॉल्व नहीं कर पा रही है, सबका सॉल्व नहीं कर पा रही, तो वहाँ पर भी कहीं अगर छोटा मामला है तो वहाँ पर भी मना कर देते हैं। FIR न लिखने के ये कुछ कारण रहे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, अगर पुलिस FIR ना लिखे तो अब क्या करें। अगर पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति गया और वो यहाँ से FIR लिखने से मना कर दे या FIR आपका रजिस्टर कर ले, लिख ले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना करे, तब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जान लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, जिसे हम संगीन अपराध भी कहते हैं, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब असंज्ञेय अपराध। देखिए संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में थोड़ा सा डिफरेंट है। संज्ञेय अपराध में बड़े बड़े क्राइम आते हैं, जैसे हत्या करना, रेप करना, दहेज हत्या, अपहरण करना, दंगा करना, देश विद्रोह काम करना, ये सब संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं, बड़े अपराध के अंतर्गत। और असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत जैसे कि झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी करना, मानहानि करना, ठीक है, दलित प्रताड़ना, गर्भपात कराना, छल करना, ये सब छोटे छोटे क्राइम है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। जब कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस स्टेशन में देता है तो उसे FIR रजिस्टर में दर्ज करते हैं, वहाँ पर FIR लिखाते हैं। लेकिन जब मामला छोटा हो, असंज्ञेय अपराध हो, तो वहाँ पर FIR न लिखकर NCR लिखते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति असंज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी और उस पर जांच पड़ताल शुरू नहीं करेगी बिना कोर्ट के आदेश के। असंज्ञेय अपराध में पुलिस ना ही जांच करेगी, न उसको अरेस्ट करेगी बिना वारंट के, बिना कोर्ट के आदेश से। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध किया है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, बड़ा कांड किया है, जैसे हत्या, रेप, दहेज प्रथा, अपहरण, दंगा फसाद, देशद्रोही, ऐसा काम कोई व्यक्ति अगर किया है तो वहाँ पर पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट भी कर सकती है और उस पर जांच पड़ताल भी शुरू कर सकती है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो वहाँ पर पुलिस बिना कोर्ट के आदेश से कुछ नहीं करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर पुलिस FIR ना लिखे तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप FIR लिखने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर FIR अगर आपको नहीं दर्ज होती है तो आप थाना अध्यक्ष के पास जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, ये कांड हुआ है और हम FIR लिखाने आ रहे हैं, हमारा FIR नहीं दर्ज हो रहा है। थाना अध्यक्ष के पास आप जा सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं, पहला काम आप थाने में जाइए, दूसरा काम थाना अध्यक्ष के पास जाइए, ठीक है, SHO जो वहाँ के हैं वहाँ पर कहिए। अगर वहाँ पर भी अगर आपका काम नहीं होता है तो आप SP ऑफिस में जाइए, अपने जिला में जो है SP ऑफिस या DCP ऑफिस या SP ऑफिस, ये तीनों में से कहीं भी आप जाइए, ठीक है।
और वहाँ पर अपनी शिकायत करिए कि हमने इस फला फला थाने में गया था, वहाँ पर मैं एफआईआर नहीं दर्ज किया, आपका क्या मैटर है उनके सामने रखिए। तो वो या तो क्या करेंगे, या तो उस थाना को बोलेंगे भाई आप इनके ऊपर जांच शुरू कर दीजिए। अगर आप जांच कर दिए हैं तो बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आया। अगर ये व्यक्ति एफआईआर लिखाने गया तो इस पर आप जांच पड़ताल किए होंगे, इसका रिजल्ट क्या आया। अगर नहीं किए तो इसका एफआईआर लिखिए और जांच पड़ताल शुरू करिए। ये सीआरपीसी की धारा 154 के 3 में कहा गया है कि आप एसपी, डीसीपी या एसएसपी ऑफिस जा सकते हैं अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो। अगला कंडीशन है, अगर आप एसपी ऑफिस गए और वहाँ भी अगर आपका एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो एक कंडीशन आपके पास और बचता है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देखिए आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक वकील हायर करना होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप तभी जाइए या हाई कोर्ट आप तभी जाइए जब आपके पास ये प्रूफ हो कि मैंने थाना में गया था, वहाँ पर हमारा एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, मैं थाना अध्यक्ष के पास गया था, वो भी हमारे कंप्लेन मतलब नहीं दर्ज किए। और फिर आपको ये भी प्रूफ देना होगा कि आप जो एसपी ऑफिस के पास जो गए थे, या आप ये कहे या एसपी ऑफिस में रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो अपना एप्लीकेशन एफआईआर के भेजे थे और वहाँ पर बताए थे ये कि हमारा थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, तो वो सारे प्रूफ आपके पास रहना चाहिए कि मैंने थाने में गया, एसपी ऑफिस के पास गया, थाना अध्यक्ष के पास गया, हमारा काम नहीं हुआ। उसके बाद हम कहाँ पर आए हैं, कोर्ट पे आए हैं, ठीक है, न्यायालय में आए हैं। तब वहाँ पर आपको कोर्ट चाहे तो खुद एफआईआर लिख सकता है सीआरपीसी 156(3) के तहत, या तो वो तुरंत उस थाने को निर्देश देगा कि इस केस पर छानबीन कर दिया जाए और इस व्यक्ति का एफआईआर दर्ज किया जाए। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर वो लोग एफआईआर नहीं दर्ज करते तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ठीक है। अगला बात है, एक और कंडीशन है, अगर वहाँ पर अगर आप मान लीजिए कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं, आप न्यायालय में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, आपको वकील हायर करना होगा, अगर ये काम आप नहीं करना सकते तो एक काम और है जो कि ये समय के अनुसार हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप एक अकाउंट बनाइए और आप अपने आसपास जो भी पर्सनालिटी हैं, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान वगैरह सबको जोड़िए वहाँ पर, ठीक है, ऐड करिए। उसके बाद जैसे यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस को फॉलो करिए, थाने की पुलिस उसको फॉलो करिए, कुछ और लोगों को फॉलो करिए, ठीक है, सीएम वगैरह को फॉलो करिए। और आप एफआईआर लिखाने फिर जाएं, अगर एफआईआर वहाँ पर नहीं लिखाता है तो आप थाने के आगे जाइए, थाने के आगे एक बोर्ड लगा होगा, उस थाना का नाम होगा कि फला फला थाना है, इस जगह पर है। तो आप एक वीडियो बनाइए, ट्विटर पर अपलोड करिए कि हमारा ये मामला है, हम 3 या 4 दिन से इस थाने में आ रहे हैं, हमारा एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, इसका क्या कारण है। मैंने थाना अध्यक्ष के पास भी गया, एसपी के पास भी गया, आप उसमें बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं, अपनी समस्या बताएं और वो ट्विटर पे डालें, ठीक है। वहाँ पर सब लोग एक्टिव रहते हैं, यूपी पुलिस भी एक्टिव रहती है, चाहे जिस बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, जहाँ के भी आप हैं, तो वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं सोशल मीडिया से। तब आप क्या करिए, उसमें अपना नंबर भी दे दीजिए, अगर नंबर नहीं देते हैं तो वो लोग नंबर निकाल लेंगे और आपको डायरेक्ट फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद आपका एफआईआर शीघ्र ही दर्ज होगा, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। झूठे एफआईआर से कैसे बचे, किसी व्यक्ति पर अगर झूठा एफआईआर हो गया है, कई जगह ऐसा देखा जाता है कि क्राइम एक व्यक्ति कर रहा है और जो सामने वाला पीड़ित परिवार होता है वो 3, 4, 5, 6 लोग को, उसके पूरे खानदान को लिखा देता है कि इसने मेरे साथ झगड़ा किया, मार किया। या किसी व्यक्ति का 20,000 का चोरी होता है तो 50,000 का लिखा देता है कि हमारा 50,000 का चोरी हो गया, और किसी व्यक्ति को थोड़ा सा चोट लगे तो बहुत ज़्यादा चोट के बारे में बताकर एफआईआर लिखा देता है, ठीक है, और कई लोग को उसमें फंसा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति पर अगर झूठे एफआईआर हो गया है तो वो व्यक्ति उस झूठे एफआईआर से कैसे बचे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर या किसी व्यक्ति का अगर झूठा एफआईआर किसी भी व्यक्ति पर हुआ है तो वो डरे ना, पहले तो जब पुलिस बुलाए पूछताछ के लिए वो पुलिस स्टेशन में जाए, ठीक है, और अपना बेगुनाही का सबूत दे, वो बताए कि सर जिस समय ये क्राइम हुआ या अपराध हुआ हम ये वहाँ पर नहीं थे, और वो जहाँ था, जैसे मान लीजिए किसी होटल में या ट्रेन में या ट्रेवल कर था या किसी पर जॉब वगैरह कर रहा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा, वहाँ प्रूफ होगा, किसी मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहा होगा तो वहाँ पर हस्ताक्षर किया होगा अंदर जाने से पहले। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास एविडेंस रहेंगे। अगर आप उस क्राइम में शामिल नहीं हैं तो आप वहाँ पर नहीं उपस्थित थे तो वो पुलिस के सामने आप पेश करिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वो सब कुछ भी नहीं सुनती है। अगर एफआईआर आपके खिलाफ हो गया, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो गया, अगर वो संज्ञेय मामला है तो वो डायरेक्ट गिरफ्तार करती है। तो गिरफ्तारी से पहले आप एक काम कर सकते हैं कि एसपी या डीएसपी ऑफिस के पास जाइए और अपनी बेगुनाही के सबूत दीजिए कि सर हमारे ऊपर झूठा एफआईआर हुआ है, हम उस क्राइम में नहीं शामिल थे, हम वहाँ पर थे भी नहीं, फिर भी हमारे ऊपर झूठा एफआईआर हो गया है। एसपी या डीएसपी ऑफिस के पास ये बताएं, वो आपको रोक सकते हैं, गिरफ्तारी से आपको रोक सकते हैं कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार मत करिए, पहले इसके ऊपर अच्छी से जाँच पड़ताल करिए क्या ये व्यक्ति था या नहीं था।
तो एसपी या डीएसपी रोक सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी वो लोग भी नहीं रोके आपको, तब आपके पास एक कंडीशन और है कि आप तुरंत एक वकील हायर करें और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर दें। अग्रिम जमानत क्या होता है? गिरफ्तारी से पहले जमानत। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने वाली है या 2-3 दिन में जिसे गिरफ्तार कर लेगी या करने वाली है, तो उससे पहले ही वो जमानत ले ले, गिरफ्तारी से पहले ही वो जमानत ले ले, उस जमानत को हम अग्रिम जमानत बोलते हैं। तो वो आप एक वकील करिए, जो भी व्यक्ति है एक वकील करिए और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अग्रिम जमानत ले लीजिए, ये इजीली मिल जाएगा। लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आपको कितनी बार अग्रिम जमानत पहले मिला है, आप कितने क्राइम किए हैं, वो सब सारे आपको जो आपका पास्ट है वो देखा जाएगा कि आपने क्या क्या किया है, उसके बाद ही आपको अग्रिम जमानत मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादातर केस में मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला न्यायालय है, वहाँ पर भी आपको अग्रिम जमानत नहीं मिला, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में जाइए और वहाँ पर अग्रिम जमानत के लिए किसी वकील को पकड़िए, वहाँ पर अपना अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। और ऐसा कंडीशन आता है कि आपको हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिलता है, तब आपके पास एक ही रास्ता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो आपको अग्रिम जमानत नहीं देगा, लेकिन अगर आप जितने भी आपके पास एविडेंट है सारे ले जाइए और वहाँ पर दिखाइए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रोक सकता है। आपकी जो जेल की सज़ा है, आपका जो सज़ा है उसको रोक सकता है, यानी जो आप जेल में बंद होंगे उसे वो रोक सकता है। और रोकने के बाद उस जो थाना आपका जो थाना है, उस थाने पर एक नोटिस भेजेगा कि इस व्यक्ति के पास एक ठोस सबूत इकट्ठा करिए, उसके बाद ही इसे अरेस्ट करिए। तो आपको वहाँ पर मान लीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल की तरह ही आपको टाइम मिल जाएगा और फिर भी आप अपना निर्दोषी साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। तो कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सही में अगर आप उस केस में नहीं थे, नहीं शामिल थे, आपके ऊपर झूठा एफआईआर है, तो 101% आपको वहाँ से बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पांचवा, चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है? तो देखिए चार्जशीट क्या होता है। चार्जशीट ये पुलिस बनाती है। और ये पुलिस कब बनाती है? जब पुलिस के सामने कोई व्यक्ति आता है, एफआईआर लिखाता है और पुलिस छानबीन करती है क्या ये एफआईआर सही है। छानबीन करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये एफआईआर सही लिखा गया है और दोषी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे एक चार्जशीट बेकायदे तैयार करते हैं और उसमें प्रूफ देते हैं कि हाँ यही व्यक्ति दोषी है, व्यक्ति ने कांड किया है, इसी ने अपराध किया है। सारे प्रूफ के साथ, मतलब सफिशिएंट प्रूफ, उनको सजा सुनाने के लिए कोर्ट के सामने सफिशिएंट प्रूफ जो है पेश करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे। जैसे एक कांड, हाँ ये श्रद्धा आफ्ताब वाला जो दिल्ली का 35 टुकड़ा काट दिया था, तो उसमें तो सबको पता हो गया कि जो आफ्ताब है वो श्रद्धा को 35 टुकड़े में काट दिया है, उसे मारा है। लेकिन सबको पता है, लेकिन फिर भी पुलिस वहाँ पर रिसर्च करेगी, खोज करेगी, उसके बाद ही उसे सजा होगा। जब कोर्ट के सामने समझ करेंगे, उसको पेश करेंगे, तो पहले उसके बॉडी पूछ रही है कि उसका बॉडी काट करके कहाँ पर फेंका है, किस आदमी से काटा है, उसका फोन क्या है, बॉडी का जो है कई प्रकार के टेस्ट होंगे, उसका डीएनए टेस्ट होगा, ठीक है, वो लड़की थी या मेल थी या फीमेल थी, उसका एज कितना था, बहुत सारे टेस्ट उसमें होंगे। उसके बाद ही वो एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये श्रद्धा ही जो मर्डर किया है वो आफ्ताब नहीं किया है। तो ये सारे जो सबूत जुटाकर इकट्ठा करके जब वो एक ठोस सबूत मिल जाए उसको सजा सुनाने के लिए, तब वो सारे सबूत बनाकर, तो वो जो सबूत बनाते हैं ना उसी को चार्जशीट बोलते हैं। वही चार्जशीट न्यायालय में पेश करते हैं, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई अब न्यायालय करेगा, उस पर कोर्ट करेगा, ठीक है। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस सर्च कर रही है, खोज रही है, लेकिन अपराधी मिल ही नहीं रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उससे उस अपराध से बहुत छोटा सा, बहुत महंगा सा कनेक्शन है और वो भी 100% नहीं है, तो वहाँ पर पुलिस अगर रिसर्च करी, अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया, तो उसे क्लोजर रिपोर्ट भी तैयार करके कोर्ट के सामने पेश कर सकती है कि मैंने इस केस पर बहुत ज़्यादा छानबीन की। 90 दिन तक, लगभग 90 दिन पुलिस को दिया जाता है कि कोई भी केस अगर उसके पास आए संज्ञेय अपराध का, 90 दिन के अंदर पूरा छानबीन करके उसे कोर्ट के सामने समझ करना, कोर्ट के सामने देना है, ठीक है। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस असफल हो जाती है, नहीं छानबीन कर पाती है, या जो अपराधी वो मिल नहीं पाता है, तो चार्जशीट न लगाकर पुलिस क्लोजर रिपोर्ट तैयार करती है। सीआरपीसी की धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट तैयार करके और कोर्ट के सामने पेश करेगी कि मैंने इस केस पर छानबीन की, लेकिन मुझे कुछ अपराधी के बारे में पता ही नहीं चला, तो वो केस वहाँ पर क्लोज भी कर दिया जा सकता है। अन्यथा बाद में अगर छोटा मोटा लीक मिले उस केस को, तो फिर उसे कोई भी आके चालू कर सकता है, या कोई एफआईआर लिखाने फिर उस केस के बारे में गया, तो वहाँ पर उसका जांच पड़ताल शुरू हो सकता है। तो क्लोजर रिपोर्ट भी पुलिस तैयार कर सकती है। अब देखिए एक बार और, आपको जो छठवां टॉपिक है, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल क्या होता है, अग्रिम जमानत। देखिए अग्रिम जमानत क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को ये आभास हो
उस व्यक्ति को ये आभास हो कि वो व्यक्ति अब फंसने वाला है, जेल में बंद होने वाला है, तो उससे पहले एक जमानत लिया जाता है जिसे हम अग्रिम जमानत बोलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा सघन अपराध रहेगा तो उसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगा, कम से कम 3 महीने आप तो जो भी व्यक्ति रहेगा वो जेल में ही रहेगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी से पहले अगर कोई बेल लेना चाहता तो अग्रिम जमानत ले सकता है। इसमें आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप अग्रिम जमानत लेकर कोर्ट से तो घूमिए इधर उधर, कोई आपको पुलिस वाले पकड़ेगा नहीं। हाँ, पूछताछ के लिए आपको बुला सकते हैं। तो जो अग्रिम जमानत है वो सीआरपीसी की धारा 448 में दिया गया है कि गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, पुलिस कस्टडी में हो गया है, वो गिरफ्तार हो गया है, जेल में बंद हो गया है, तब उसके लिए दूसरा जमानत लेना पड़ेगा, रेगुलर बेल। उसके लिए क्या, रेगुलर बेल लेना पड़ेगा, रेगुलर जमानत लेना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि जब आप सीआरपीसी की धारा 437 पढ़ेंगे, 437 और 439 में दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो वहाँ पर वो रेगुलर बेल लेकर छोड़ सकता है। अब देखिए, ये कंफर्म नहीं है कि रेगुलर बेल उस व्यक्ति को मिले ही, उसका पास्ट देखा जाएगा, उसका फ्यूचर देखा जाएगा, उसका पहले देखा जाएगा कि वो पहले क्या क्या किया है, कितना कितना क्राइम किया है, ठीक है, उसे कितनी बार बेल मिल चुकी है, सारे ये सब स्टडी करने के बाद ही बेल मिल सकता है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल जो अग्रिम जमानत होता है वो गिरफ्तारी से पहले मिलता है और ये इजीली मिल जाता है। जो हमारा 7वां टॉपिक है वो है एफआईआर लिखने का 9 के फार्मूला। अगर कोई व्यक्ति खुद से एफआईआर लिखकर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने जाता है तो वो एफआईआर कैसे लिखे, उसका तरीका क्या है। एफआईआर लिखने का अपना तरीका ये होता है, अलग सा वो तरीका होता है। आप ये नहीं कि जैसे वो वैसे लिख दें। तो वो क्या तरीका होता है हम आपको बताते हैं इधर की भाषा में। सबसे पहले आप एक सफ़ेद पेपर लीजिए जिसपे लाइनिंग ना हो, सफ़ेद पेपर हो, वो A3 हो या A4 हो या A5 हो या इतना बड़ा भी ले सकते हैं जिसमें हम 2 कॉपी करते हैं। तो उस साइज का एक पेज लें, उसके बाद उसके ऊपर 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखें और उसके बाद 1 के लिखें, जैसे कि 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे 9 तक लिखें। और उसके बाद पहला के में लिखें कब, अपराध का टाइम, किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है या चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो कब, उसका तारीख लिखें और समय लिखें कि कितने समय से लेके कितने समय के बीच में हुआ है। तारीख लिखें, दिन लिखें, कौन सा दिन है, उसके बाद महीना लिख दें, सन लिख दें। दूसरा के में कहाँ हुआ, उस जगह का नाम लिखें कि किस जगह क्राइम हुआ है, किस जगह अपराध हुआ है। और उसके बाद तीसरा के में क्या लिखेंगे, कौन कौन अपराधी है, जो अपराध किया वो व्यक्ति कौन है, जो कांड किया वो अपराधी उसका कौन है। अगर आपको अपराधी के बारे में पता है तो उसका नाम पता दीजिए, अगर नहीं पता है तो अज्ञात लिख दीजिए। जब पुलिस जांच करेगी तो उसके बाद वो पता लगेगा कि अपराधी इसका कौन था। उसके बाद चौथा है किसके साथ अपराध हुआ है, यानी किसके साथ अपराध हुआ है, किसको मारा है, जो व्यक्ति जो पीड़िता है उसका नाम पता लिखिए, किसके साथ अपराध हुआ है, वो किस में लिखेंगे, चौथा के में लिखेंगे। पांचवा के में किसके लिए अपराध हुआ है, जिससे कोई तो वजह होगा ना अपराध का, तो किसके लिए अपराध हुआ। जैसे कि क्या हुआ कि कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है और एक चोर आया, चैन छीन लिया उसका, और चैन छीना, जब वो व्यक्ति उसका पीछा किया, पीछा करते करते उसके पास गया तो जो चोर थे वो पिस्टल निकाले और उसे मार दिए। तो किसके लिए अपराध हुआ है, अपराध का कारण क्या था, ये चोरी है उसके बाद उसको मारे, तो किसके लिए अपराध हुआ है, ठीक है, ये लिखेंगे आप किसमें, 5 के में। 6 के किसके सामने अपराध हुआ है, 6 के में क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 के किसके सामने अपराध हुआ है, गवाह कौन है। अगर आपका पास वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो दे सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो दे सकते हैं, कोई फोटो वगैरह है वो दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति देखा है अपराध को तो वो भी बता सकते हैं। किसमें बताएंगे, 6 के में, उस व्यक्ति का नाम देंगे, एड्रेस देंगे। 7 का के क्या है, किससे, जो अपराध हुआ है वो किससे अपराध हुआ है, हथियार कौन सा यूज किया गया, जैसे कि किसी का मार का सर फोड़ दिया तो किससे मारे, लाठी से मारे, चैन से मारे, डंडे से मारे, ठीक है, या गन का यूज किए या फांसी लगाकर मारे, तो किससे मारे उसको, कौन से हथियार का आपने यूज किया, ये आप 7 के में लिखेंगे। जिस व्यक्ति के साथ कांड हुआ है किस हथियार से हुआ है, ये 7 के में आप लिखेंगे। 8 क्या है, किस प्रकार हुआ है, जैसे किसी को मारने के लिए कौन सी तरीका आजमाई गई है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी का दुश्मन हो, उसे उसको फ्रेंड, वो जो दुश्मन उसके फ्रेंड से मिला हो, उसका फ्रेंड फ़ोन करके बुलाए कि भाई आप इस जगह पर पार्टी वगैरह है, आ जाइए। और जब वो व्यक्ति पार्टी में पहुंचता है तो वो फ्रेंड उसका वहाँ पर नहीं रहता है, और अदर जो लोग रहते हैं उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं या जान से मार देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर किस प्रकार अपराध हुआ है, तो वहाँ पर कहीं कहीं मोबाइल का सहारा लिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे अपराध हैं, जो क्राइम जो व्यक्ति करता है वो अपने बचने के लिए बहुत सारे तरीके नुस्खे आजमाता है। तो वो कौन कौन सा तरीका आजमाया है, किस प्रकार, वो आप किस में लिखेंगे, 8 के में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 के, क्या किया, लास्ट में क्या किया, क्या किया कि अपराध हो गया, जैसे कि हाथ तोड़ा, सर मार के फोड़ दिया, या गर्दन काट दिया, या रेप किया,
क्या किया कि वो अपराध हो गया, वो 9 के में आप लिखेंगे लास्ट में क्या किया कि वो अपराध हो गया, या गाली दिया आपको, या आपको कोई सामान उसको नष्ट किया, या मोबाइल चोरी किया, या चैन चोरी किया, क्या किया वो आप 9 के में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा 8वां टॉपिक है ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा। तो अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक मेनू सिटीजन के नाम से एक डिब्बा की तरह बॉक्स खुलेगा, मेनू सिटीजन, और ऊपर ई एफआईआर लिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड वगैरह बनाएंगे, या है तो डालेंगे। उसके बाद आपको एफआईआर वाला फाइल खुलेगा, जो हम 9 के बताएं फार्मूला, ठीक उसी प्रकार से उसमें कुछ रहेगा और उसको एक बॉक्स के टाइप रहेगा, आपको भरना होगा। अपना ईमेल भी भरेंगे, अपना फ़ोन नंबर भरेंगे, अगर घर का एक फ़ोन नंबर है तो वो भी उसमें दर्ज करेंगे। उसके बाद पुलिस आपके ऊपर खुद फ़ोन करेगी और पूछेगी, आपका लोकेशन पूछेगी, वहाँ पर आएगी, क्या माजरा है, क्या कांड है, क्या अपराध हुआ है, सारी मतलब कि जांच पड़ताल करेगी। तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।